In today's lecture, we are going to discuss some other properties of transition metals. First of all, we will deal with color formation in transition complexes. जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, मोस्टली देखा गया है कि जो इनके कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, या आप लेंगे सॉलिड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, तो आप देखेंगे वहाँ पे इनका कलर होता है, इनका कोई कलर होता है. एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5 टाइम्स वाटर. जो ये कॉपर सल्फेट होता है, आप सबको पता है, ये होता है ब्लू. एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है. ऐसे ही जो फेरस सल्फेट है, उसका जो एक्वा सोल्यूशन है वो होता है ग्रीन कलर का. सो आप जनरल ये कहेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म में लेंगे इनके कंपाउंड्स आप या सॉल्यूशन फॉर्म में, वो क्या होते हैं? मोस्टली दे आर कलर्ड. सो हम लिखेंगे जनरल में यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स compounds, transition element compounds are mostly colored, in their solid form, or their solution form. ठीक है. तो पहला पॉइंट इसमें आप याद रखोगे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? कलर्ड. मोस्टली कलर्ड होते हैं. जरूरी नहीं है सारे होंगे, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? कलर्ड. अब इसके बाद जो ये कलर है, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जो कलर है ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड्स में, ये आता कहाँ से है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंपाउंड्स जो होते हैं, इनमें कलर कहाँ से आता है? तो आप याद रखोगे इसमें जो कलर है, दिस कलर इज ड्यू to the presence of unpaired d electrons. Unpaired d electrons. अब सबको पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें आपको पता है जो डी सबशेल होता है, डी सबशेल में क्या होते हैं? वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें आता है कलर. अब कैसे आता है वो कलर? देखिए, अगर आप सबको पता है जो ये ट्रांजिशन, सपोज दिस इज डी सबशेल ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये एक डी सबशेल है. आपको पता है इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. अब ये भी आपको पता है ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं किसी गिवन सबशेल के, डी सबशेल के, ये होते हैं डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब है दे पॉजेस सिमिलर एनर्जी, इनकी एनर्जी होती है सेम. दिस इज डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स. अब ये जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये तब होंगे, ये एक सबशेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी तब सेम होगी जब वो फ्री स्टेट में होंगी, मींस फ्री एटॉमिक आयोनिक स्टेट में. मींस यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म में नहीं, दिस इज एलिमेंटल फॉर्म, दिस इज इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट में ये होते हैं क्या? इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम. ये होते हैं डीजेनरेट. लेकिन क्या होता है जब ये कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाने के टाइम जब ये किसी सब्स्टेंस के साथ कंपाउंड बनाते हैं, वहां पे यूजुअली वो इलेक्ट्रॉन वहां पे इसको क्या करता है, जब ये कंपाउंड बनाते हैं वाटर के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, तो होता क्या है इसमें एक्चुअली, जो ये डीजेनरेसी है, ये डीजेनरेसी जो है जब इसके साथ वहां पे कोई लिगेंड अप्रोच करता है, ये डीजेनरेसी रिमूव हो जाती है. तो यहाँ पे जो डी सबशेल है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 डिफरेंट सेट्स. इसमें 2 अलग अलग सेट्स बन जाते हैं. वहां पे ये एक सेट बन जाता है डी ऑर्बिटल्स का ही, और ये दूसरा सेट बन जाता है डी ऑर्बिटल्स का ही. ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है. अब होता ये है जो ये 5 ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स, ये इसकी डीजेनरेसी जो वो रिमूव हो जाती है, तो ये बनते हैं 2 डिफरेंट सेट्स. अब इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है. तो ये वाला जो सेट है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 एंड 3. और ये वाला जो सेट है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2. इस 5 में से 3 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे. अब जो ये वाला सेट होता है इसको हम कहते हैं T2G सेट. इसमें 3 ऑर्बिटल्स जो हैं कौन कौन से? एक यहाँ पे होता है DXY, दूसरा होता है DYZ, और थर्ड होता है DZX. अब जो यहाँ पे ये वाला सेट होता है इसको हम कहते हैं EG सेट. दिस इज कॉल्ड एज EG सेट. और इसमें जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है DX2Y2 और दूसरा होता है DZ2. अब होता ये है जो ये 2 सबशेल जो था, इसके जो 2 यहाँ पे डिफरेंट सेट्स बन गए, इनकी जो एनर्जी डिफरेंट है. इस एनर्जी जो इनके बीच में होती है, नो डाउट दे आर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, बट इनमें जो एनर्जी होती है उतनी ज्यादा भी नहीं है डिफरेंस इनमें. अगर ये डिफरेंट एनर्जी है मगर उतनी भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है. और होता ये है अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है,
सपोज हम दिखाएंगे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल, वी हैव टाइटेनियम। टाइटेनियम हम दिखाएंगे टाइटेनियम 3+। मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता है ये कलर। टाइटेनियम 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज ऑर्गन, ठीक है, इट इज ऑर्गन 3d1, मींस यहाँ पे डी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल एक इलेक्ट्रॉन। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली फिर जब ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, जब ये दो डिफरेंट सेट्स बन जाएंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा यहाँ पे लोअर पोजीशन ऑक्यूपाई करना। इनकी एनर्जी होती है कम, इनकी एनर्जी क्या होती है ज्यादा। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा प्रेजेंट। अब क्या है फिर, जब ये टाइटेनियम 3+ जो है, जब ये बॉन्ड बनाता है, सपोज इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है, मींस ये वाटर के साथ वहां पे बॉन्ड बनाता है, उस टाइम क्या होगा, जो ये टाइटेनियम में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस सबशेल में, इस एनर्जी सेट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, इसको यहां से यहां जाने के लिए, इसको यहां से यहां जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अब उस टाइम क्या करेगा ये, जब इसको यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी चाहिए, जब भी इस पे विजिबल लाइट पड़ती है, ये एनर्जी उतनी सफिशिएंट होती है, विजिबल लाइट में जो एनर्जी होती है वो सफिशिएंट होती है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। मतलब ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपका, इस इलेक्ट्रॉन को जब इस पे लाइट पड़ती है, इस कॉम्प्लेक्स पे, इस कंपाउंड पे जब लाइट पड़ती है, इस आयन पे जब लाइट पड़ती है, तो क्या है, उस विजिबल लाइट में जो एनर्जी होती है वो सफिशिएंट होती है, वो मतलब काफी होती है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए फ्रॉम दिस T2G सेट टू दिस EG सेट। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है अब ये ट्रांजिशन करता है, फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे चला गया, एक डी ऑर्बिटल से ये दूसरे डी ऑर्बिटल सेट में चला गया, इसको हम नाम देते हैं डी ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक डी सेट से, एक डी ऑर्बिटल सेट से कहां पे चला गया, तो हायर एनर्जी डी सबशेल, ठीक है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, इसको हम नाम देते हैं डी ट्रांजिशन। अब होता ही है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम दिस सबशेल टू दिस सबशेल या दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल, इसने यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की, बिकॉज खुद तो जाएगा नहीं, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पे। अब जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कहां से की, विजिबल लाइट से। ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की फ्रॉम विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इसने क्या की, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब आपको पता है विजिबल लाइट जो ये बना होता है 7 कलर्स का, ठीक है, आपको सबको पता है विजिबल लाइट 7 कलर्स का बना होता है, जिसको हम कहते हैं फिर विबग्योर। अब इसमें से कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, उन 7 में से कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें एनर्जी डिफरेंस कितनी है। अगर उतनी एनर्जी डिफरेंस है जितनी वॉयलेट की है, तो ये वॉयलेट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर उतनी डिफरेंस है जितनी रेड की है, तो ये रेड को ऐसे एब्जॉर्ब करेगा। डिपेंड करता है कितनी डिफरेंस होगी, वही ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। अब फिर क्या है, विजिबल लाइट में से जो आपका वहां पे विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR, ठीक है, इनमें से कोई एक कलर इसने एब्जॉर्ब किया, इनमें से कोई एक कलर इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया, तो फिर वहां पे जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, जो वहां पे लाइट वापस आएगी, उसमें जो कलर्स होंगे, उसमें सारे कलर्स होंगे एक्सेप्ट दैट कलर व्हिच हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। जो इसने कलर एब्जॉर्ब किया होगा, उस कलर के बगैर वहां पे सारे कलर्स होंगे। सो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, ट्रांसमिटेड लाइट जो है, उसमें होंगे ऑल कलर्स एक्सेप्ट एब्जॉर्बड रेडिएशन, ठीक है। उसमें सारे कलर्स होंगे, लेकिन वो नहीं होगा जो इसने एब्जॉर्ब किया है। अब फिर कलर क्या होगा इस कंपाउंड का, कलर वो होगा जो इस ट्रांसमिटेड लाइट में कलर आएगा। सपोज आपका जो यहाँ पे विजिबल लाइट आई, विजिबल लाइट में 7 कलर्स थे, वो व्हाइट थी, ठीक है, उसमें से कोई एक कलर इसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो वो बन गया एब्जॉर्बड रेडिएशन। फिर जो बाकी वहां पे ट्रांसमिट होगी लाइट, उसमें सारे कलर्स होंगे एक्सेप्ट दैट ऑफ एब्जॉर्बड कलर। इसका मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर होगा, जो वो कलर्स मिलके बनाएंगे कलर, तो वही होगा उसका, और हम उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री कलर। उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्बड, कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्बड रेडिएशन। मींस जो ये ट्रांसमिटेड लाइट होगी, उसका जो कलर होगा, उसको हम क्या कहते हैं वहां पे, कंप्लीमेंट्री कलर। कंप्लीमेंट्री हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्लीमेंट्री आप दो तरह से कहेंगे। एक ये, अगर आप 7 कलर्स लेंगे वहां पे, ठीक है, जो 7 कलर्स में से इसने एक कलर को एब्जॉर्ब किया, जो वहां पे 6 कलर्स बाकी बचेंगे ना, जो वो 6 कलर्स मिलके कलर बनाएंगे, दैट विल बी कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्बड रेडिएशन। दूसरा आप ये भी कंप्लीमेंट्री कह सकते हैं, ये अगर एक कलर जो फॉर एग्जांपल इसने एब्जॉर्ब किया,
एक कलर जो इसने एब्जॉर्ब किया। जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा, कंप्लीमेंट्री कलर का मतलब वो कलर और उसका कंप्लीमेंट्री कलर वो मिलके क्या बनाते हैं, व्हाइट, वो बनाते हैं व्हाइट लाइट। मतलब ये है अगर दो कलर्स हमारे पास हैं ए और बी, ए एंड बी, अगर इन दो ने मिलके कंबाइन करके वहां पे क्या दिया, हमें वहां पे व्हाइट दिया, व्हाइट कलर, तो इसको हम कहते हैं, इन दो कलर्स को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री। सपोज हमारे पास एक है रेड, लाइक मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं, रेड है और दूसरा है ग्रीन, ठीक है, रेड एंड ग्रीन। जब ये दो कंबाइन करते हैं, ये क्या देते हैं हमें वहां पे, ये देते हैं व्हाइट कलर। इसका मतलब है रेड और ग्रीन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे एक सपोज हमारे पास है कॉपर Cu2+, ठीक है, Cu2+, जो है, या हम कहते हैं CuSO4 भी, CuSO4 into 5 times वाटर। इसमें आपको पता है कॉपर की स्टेट क्या होती है, 2+। जो ये Cu2+ है, इसमें क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज कलर, इट एब्जॉर्ब्स ऑरेंज, ठीक है। और जो वहां पे जब इसने एब्जॉर्ब किया, ये दिस इज एब्जॉर्ब्ड कलर, अब जब इसने ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब किया, तो वहां पे जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है, ट्रांसमिटेड लाइट का जो कलर होता है, दैट इज ब्लू। ये ब्लू जो है, दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। और इसी कलर को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ ऑरेंज। मींस ये जो कलर होगा, दिस इज कंप्लीमेंट्री कलर, दिस इज कंप्लीमेंट्री कलर। ये और ये अगर आप वहां पे कंबाइन करोगे, क्या देंगे वहां पे, व्हाइट लाइट देंगे, ठीक है, या व्हाइट कलर देंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया ऑरेंज कलर का वहां पे रेडिएशन, उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका कलर वहां पे क्या था, ब्लू। और यही कलर होगा इस कॉम्प्लेक्स का भी कलर, इस कंपाउंड का कलर भी वही होता है जो ट्रांसमिटेड लाइट का होता है। सो आप नटशेल में क्या याद रखा, कलर कहां से आता है, इट इज बिकॉज और डी ट्रांजिशन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G सेट तो हायर एनर्जी EG सेट। इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है विजिबल लाइट में। और जब विजिबल लाइट इस पे पड़ती है, इसमें से कोई कलर एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, जिसको हम नाम क्या देते हैं, DT ट्रांजिशन। और जब इसने एब्जॉर्ब किया कोई कलर, जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसका कोई कलर होता है, और वही कलर जिसको हम कंप्लीमेंट्री कलर भी कहते हैं, वही कलर होगा कलर ऑफ दैट आयन और कलर ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। सो ये हो गया आपको DT ट्रांजिशन। अब क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन कौन एक्साइट करेगा? इसमें जरूरी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट करेगा जो अनप्योर्ड होगा, अनप्योर्ड डी इलेक्ट्रॉन अगर होंगे प्रेजेंट, तब वहां पे एक्साइटेशन होगी, तब वहां पे ट्रांजिशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ केस ऐसे है, कॉपर के केस में आपको पता है इट इज लाइक दिस 1 2 3 4 5। कॉपर 2+ में अगर मैं बात करूंगा, कॉपर 2+, इट इज 1 2 3 4 5। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज आर्गॉन, ठीक है, आर्गॉन 3D9, इसमें 3D9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 3D9 कुछ ऐसे होगा, ये होगा, पहले 6 इसमें आएंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कौन ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, यहाँ पे कौन ट्रांजिशन करेगा? यहाँ पे तो ट्रांजिशन करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ पे, जहाँ पे ये अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस टाइम ट्रांजिशन यहाँ होगी, ठीक है, इस टाइम ट्रांजिशन विल बी लाइक दिस। यहाँ से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इसको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी है वो आपने देखा, वो एब्जॉर्ब कौन सा करेगा वहां पे, ऑरेंज कलर, और फिर ट्रांसमिट कौन सा करेगा, ब्लू कलर, और कंपाउंड का कलर भी क्या होगा वहां पे, ब्लू। सो इसके लिए जरूरी है कि कोई अनप्योर डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे इस स्ट्रक्चर में होगा, चाहे यहाँ पे होगा। अगर अब अनप्योर डी इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी केस में, सपोज मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, एक और एग्जाम्पल ये है, सपोज मैं दिखाऊंगा कि कॉपर ही दिखाऊंगा मैं, अब कॉपर प्लस में दिखाऊंगा, मगर कॉपर प्लस, कॉपर पॉजिटिव का मतलब है इसमें होंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10। सो यहाँ पे भी आपका 3D10 ये ऐसे आएगा, ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका 3D10 ऐसे आएगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पे 3D10 के केस में वहां पे कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन भी है वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बिकॉज ये भी आपका, ये भी कंप्लीटली फील्ड, ये भी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होने की वहां पे कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है जब आपके कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, उसमें जो होते हैं जीरो अनप्योर्ड
0 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे जिनमें कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, डी ऑर्बिटल वहां पे कंप्लीटली फिल्ड होगा, वो सारे क्या होते हैं, दे आर कलरलेस, वो होते हैं कलरलेस, वो कलरलेस होते हैं। तो जब भी यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कलरलेस होगी। सपोज आपके पास एग्जांपल मैंने आपको अभी कहा कॉपर प्लस होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे जिंक 2 प्लस है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे है Ag प्लस है। तो ऐसे इनके जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो कलरलेस होते हैं। वो क्यों कलरलेस होते हैं? बिकॉज वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल। डी ट्रांजिशन क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पियर्ड। हो गई ये बात, जहां पे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। एक और चीज है, अगर वहां पे होंगे एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हमारे पास है स्कैंडियम 3 प्लस, ठीक है, हमारे पास है टाइटेनियम 4 प्लस। अब आपको पता है स्कैंडियम 3 प्लस जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन, ठीक है, 3d0। इसमें भी आपका यहाँ पे टाइटेनियम 4 प्लस जो है इट इज अगेन d0। अब जब d0 है मतलब है यहाँ पे भी डी ट्रांजिशन नहीं हो, जब d0 मींस कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, तो इसमें भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सो ये भी क्या होते हैं, दीज आर अगेन कलरलेस, ये भी होते हैं कलरलेस। तो कल आप याद रखोगे जो मोस्टली जो वहां पे डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं वो होते हैं कलर्ड, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे डी इलेक्ट्रॉन जो या तो D0 कॉन्फ़िगरेशन होगी या D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वहां पे वो क्या होते हैं, कलरलेस। सो ये हो गया आपको कलर ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होती है या नहीं होती है, कहां से आती है? तो इसके लिए आपको याद रखना है पहली बात, कैटालिस्ट हम किस चीज को कहते हैं? कैटालिस्ट हम कहते हैं उस सब्सटेंस को जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है, चेंज करता है। अब अगर केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा कोई सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं वहां पे पॉजिटिव कैटालिस्ट, अगर डिक्रीज करेगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। लेकिन जब आप मोस्टली देखते हो कैटालिस्ट हम वहां पे यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंस, मींस वो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है, इंक्रीज ही करता है। तो अब जो कैटालिस्ट है, आपको ये पता है कैटालिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन हमें वापस मिलता है लास्ट पे रीजनरेट हो जाता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं आती है इसकी कंपोजिशन में। तो अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये भी प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स in their elemental form, or compound form, elemental form or compound form, have strong tendency to act as catalyst। इनकी एक टेंडेंसी होती है, ये भी एक्ट करते हैं एज कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट कब होंगे, क्या एलिमेंटल फॉर्म में होंगे या कंपाउंड फॉर्म में? एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं, मींस कोई एलिमेंट ही होगा खाली हो, ठीक है, या उसका कोई कंपाउंड होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कंपाउंड होगा, उसमें भी वो एक्ट कर सकते हैं क्या, कैटालिस्ट। एग्जांपल 2-3 आपको मैं बोलूंगा यहाँ पे। सपोज हैबर्स प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिंथेसाइज कौन सा, अमोनिया गैस। तो वहां पे आपको पता है हैबर्स प्रोसेस जो है दैट इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ठीक है। वहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं, वहां पे जो कैटालिस्ट होता है, वहां पे कैटालिस्ट होता है आयरन। कैटालिस्ट वहां पे क्या होता है, आयरन। जहां पे आयरन जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऐसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, वी आर डिकम्पोजिशन ऑफ potassium chlorate, decomposition of potassium chlorate. Reaction goes like this, KClO3 gives KCl plus O2, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे जो कैटालिस्ट है इट इज MnO2, ये यहाँ पे कैटालिस्ट है, मैंगनीज का कंपाउंड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको पता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, जो अल्कीन्स होते हैं। असल में आपने पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है जब ऐड होगा किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोजन,
वहाँ पे वो जब हाइड्रोजनेशन होती है उसमें जो हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, मोस्ट यूज करते हैं, निकल भी करते हैं, कभी कभी हम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। सो ये भी आपके कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर अगेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे होते हैं कैटलिस्ट, ये होते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट, ठीक है। हमारे पास एक और है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है, दैट इज लाइक दिस SO2 + O2, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें जो कैटलिस्ट होता है दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो ये V2O5 जो यहाँ पे है, दिस इज अगेन ए कैटलिस्ट, ये यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो आपने देखा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कभी आप देखोगे एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे आप देखोगे एलिमेंट है, कभी आप देखोगे यहाँ पे कौन से फॉर्म में होते हैं? ये कंपाउंड फॉर्म में। सो इनकी टेंडेंसी होती है एलिमेंटल फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म में एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे इनमें ये टेंडेंसी आती कहाँ से, कैटालिटिक बिहेवियर इनमें कहाँ से आता है, ठीक है। सो हम देखेंगे यहाँ पे अब इनमें जो कैटालिटिक बिहेवियर है कहाँ से आता है। सो जो रीजन हैं इनके कैटालिटिक बिहेवियर दिखाने के रीजन, नंबर 1 रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इनमें होते हैं एब्सेंस ऑफ, सॉरी इनमें प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट, presence of vacant n-1 d orbitals। ये एक रीजन है, इनमें होते हैं वैकेंट n-1 d orbitals। अब उस वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल से क्या होगा? वहां पे क्या होगा? जब वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल्स होते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे आ जाते हैं, इनके पास वहां पे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं n-1 d ऑर्बिटल्स के पास, बिकॉज वैकेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली वो अकोमोडेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि वहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। जब इंटरमीडिएट कंपाउंड्स वहां पे बनेंगे तो आपको पता है फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड से वहां पे फिर वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। सो जो पहला रीजन है वो ये है कि इनके पास होते हैं वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना सकते हैं। आपने पढ़ा है कैटालिटिक थ्योरी में कैटालिसिस कैसे होती है, पहले जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पे कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। उसकी वजह से फिर मतलब वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है उसका जो लो एनर्जी पाथ होता है, फिर वो डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। सो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इसके पास होते हैं वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल्स। सो ये एक तरह से वहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड इजीली बना सकते हैं। दूसरा जो है दैट इज इनके पास होता है लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा? जब इनके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पे होती है हाई एड्सॉर्प्शन, हाई एड्सॉर्बिंग टेंडेंसी। तो इनकी एक और टेंडेंसी होती है कि इनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी जो सरफेस है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सरफेस है, उस पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। और ये भी आपने पढ़ा है, जब वहां पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं तो वहां पे भी जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है कैटालिसिस की, जब एडजॉर्प्शन होगी इसका मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स वहां पे क्या होते हैं? ज्यादा। जितना उनको सरफेस मिलेगी, जितना उनको सरफेस मिलेगी वहां पे कंबाइन करने के लिए। अब कंबाइन करने के लिए क्या होता है? उसके लिए कोई सरफेस एरिया होना चाहिए। अब इनके पास जो है सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इजीली वहां पे एडजॉर्ब कर सकते हैं। उसकी वजह से वहां पे उनके बीच में मैक्सिमम कोलिजन्स होंगे, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। और जो थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से इनमें कैटालिटिक बिहेवियर आता है, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इनकी टेंडेंसी ये भी है, ये दिखाते हैं वेरिएबल स्टेट्स। ये आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनमें होती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स उसकी वजह से भी बना सकते हैं। लाइक रिएक्शन एक है, रिएक्शन है लाइक दिस SO2 + O2 जो हमने अभी डिस्कस की थी, गिव्स SO3। ये जो रिएक्शन है इसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है ये होती है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें होता क्या है असल में? देखिए, सबसे पहले यहां पे आपका आता है जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, दिस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कंबाइन करता है विद दिस कंपाउंड SO2 + V2O5। ये यहां पे बनाता है एक कंपाउंड SO3 + V2O4। देखिए आप इधर, इस केस में जो वेनेडियम है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +5,
इस केस में जो वेनेडियम की स्टेट है इट इज +4, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मींस ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। यहाँ पे इसने +5, यहाँ पे क्या बनाया +4। उसके बाद जो ये V2O4 है, दिस V2O4 +4 स्टेट में ये कंबाइन करेगा विद दिस ऑक्सीजन, ये कंबाइन करता है विद दिस ऑक्सीजन, और ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म V2O5, और यहाँ पे इसकी स्टेट क्या है +5, ठीक है। इसका मतलब है जो यहाँ पे आपका V2O5 पहले कंज्यूम हुआ था कैटलिस्ट, आपको वापस वो रिजनरेट हो गया, ठीक है, वो वापस मिला आपको। विद द रिजल्ट आप रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं आराम से। नेट रिएक्शन जो होगी इट विल बी SO2, ये आपका SO2 है प्लस O2, ये V2O4 यहाँ से V2O4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। V2O5 यहाँ से V2O5 आपको वापस मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन में आपको क्या मिला SO3। ये मगर कैसे पॉसिबल हुआ, रिएक्शन होगी SO2 कंबाइन कर गया O2 के साथ और आपका बन गया वहां पे SO3, मगर क्वेश्चन है हुआ कैसे। ये तब पॉसिबल हुआ जब इस V2O5 में ये टेंडेंसी थी कि ये दिखाता है वेरिएबल स्टेट। इस एक स्टेट में इसने कंबाइन किया SO2 के साथ और दूसरी स्टेट में इसने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन में जो है रिएक्शन में वहां पे क्या आ गई, स्पीड आ गई, रिएक्शन बहुत तेज हो गई, बिकॉज टेंडेंसी थी इसकी वेरिएबल स्टेट दिखाने की। उसकी वजह से इसने इंटरमीडिएट इसने पहले क्या किया, पहले कंपाउंड बनाया इसके साथ SO3, उसके बाद कंपाउंड बनाया V2O5 इसके साथ, मींस यहाँ पे जो रिएक्शन है ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड भी क्या होगी ज्यादा, बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। तो मगर ये तब हुआ जब इसकी टेंडेंसी ये थी कि ये +5 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, +4 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो ये तीन टेंडेंसीज हैं, एक इनके पास वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल्स होते हैं, दूसरा इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसकी वजह से एडजॉर्बिंग टेंडेंसी इनकी क्या होती है ज्यादा, और जो थर्ड है इनके पास क्या होती है टेंडेंसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, उसकी वजह से इनमें कौन सा बिहेवियर आ जाता है, कैटालिटिक बिहेवियर। तो ये होगा कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। अब एलॉय फॉर्मेशन जो है, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आपको पता है एलॉयज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग मेटल्स। मींस अगर जो मेटल्स हैं जब वो कंबाइन करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, जरूरी नहीं है मेटल्स, अब कभी कभी मेटल के साथ वहां पे नॉन मेटल भी हो सकते हैं, लेकिन पहले तो हमेशा क्या होगा, प्राइमरी वहां पे क्या होगा मेटल, उसके साथ फिर मेटल भी कंबाइन कर सकता है, नॉन मेटल भी कंबाइन कर सकता है, लेकिन बनेगा वहां पे होमोजेनस मिक्सचर, उसको हम कहते हैं एलॉय। सो एलॉय इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड ए नॉन मेटल। कभी कभी ये भी होता है मेटल ज्यादा होंगे, 2-3 मेटल्स होंगे और नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। अब एलॉयज जो है, एलॉयज आपको पता है, कुछ एग्जांपल्स में आपको दूंगा। यहाँ पे सपोज वी है ब्रॉन्ज, आपको पता है ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, ये ब्रॉन्ज होता है, इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। हमारे पास एलॉय है ब्रास, इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। हमारे पास एलॉय है फॉर एग्जांपल स्टील, इट इज एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है। हमारे पास एलॉयज हैं एमलगम्स, ये होते हैं एलॉयज ऑफ मर्करी, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे जब भी आप एलॉयज देखोगे ना, एलॉयज में जरूरी आप एक और एलॉय हमारे पास भी है एल्निको, इसमें होता है अल्युमिनियम है, इसमें निकल है, इसमें कोबाल्ट है। तो आप देखो कि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी ये टेंडेंसी है कि एलॉयज बनाते हैं। एलॉय आपको मैंने कहा एलॉय होता क्या है असल में, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब एलॉय हम बनाते कैसे हैं, एलॉय हम तब बनाते हैं जब हमें प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करनी होगी किसी एलिमेंट की, किसी मेटल की हमें प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करनी है, तो हम वहां पे एलॉयज बनाते हैं। अब बनता कैसे एलॉय, आप वहां पे क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आप पहले वहां पे क्या करते हैं, उनका मोल्टन फॉर्म में लाते हैं, उनको आप मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने पे जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, मोल्टन फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद आप उनको वहां पे मिक्स करते हैं। सपोज आपको एलॉय बनाना है, इसका कॉपर और जिंक का एलॉय बनाना है, तो आप इन दो को पहले वहां पे मेल्ट करेंगे, उसके बाद इनको आप मिक्स करेंगे वहां पे। मिक्स करने के बाद आप इनको कूल करेंगे वहां पे, तो कूल करने पे जब वो सॉलिडिफाई होंगे तो वहां पे आपका क्या बनेगा, एलॉय। और ये डिपेंड करता है कंपोजिशन कैसी होगी, कंपोजिशन आपको अप्रोप्रिएटली वहां पे ऐड करना है, जितने परसेंट होगा। अगर ये फॉर 90 ये 10 है, तो आप उसी हिसाब में वहां पे रेशियो इनका रखेंगे। सो एलॉय कैसे बनता है, एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय, फॉर्मेशन इनकी कैसे होती है, फॉर्मेशन
हम क्या करते हैं वहां पे, मिक्सिंग द मोल्टन फॉर्म्स, mixing the molten forms of the components, in appropriate ratio, and then cooling them to solidify. ठीक है, तो जब वो कूल हो जाएंगे, वहां पे सॉलिडिफाई हो जाएंगे, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां बनेगा एलॉय. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलॉय फॉर्मेशन जो है, इनमें कहां से आती है ये टेंडेंसी एलॉयज बनाने की. इसके लिए आपको पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मोस्टली जो साइज होता है, जो इनमें साइज होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर. सपोज आपके पास यहाँ पे मैं आपने पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो एटॉमिक साइज है उसमें ज्यादा वेरिएशन होती नहीं है, उसमें साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है. सपोज हमारे पास जो है, आपको एलॉय बनाना है कॉपर एंड जिंक, इन दो का एलॉय आपको बनाना है. आपको पता है इनका जो साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर है. इसका उससे क्या होगा फिर, मतलब यह है कि जो एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स को इजीली वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स. जो आपका प्राइमरी मेटल यहाँ पे सपोज कॉपर है, इसके साथ आपको मिक्स करना है जिंक का थोड़ा सा वहां पे पार्ट, तो जो जिंक है, जिंक के एटम्स जो हैं वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं उन कॉपर एटम्स को. इसमें जो सिमेट्री है उसमें कोई डिस्टर्ब वहां पे नहीं होगा, इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज साइज इनको ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर. तो जब इजीली वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, विद द रिजल्ट मिक्स हो सकते हैं इजीली, और वहां पे क्या बना सकते हैं, एलॉय. सो जो रीजन है यहाँ पे, इसका रीजन है दे कैन इजीली फॉर्म एलॉयज ड्यू टू देयर सिमिलर साइजेस, ड्यू टू देयर सिमिलर साइजेस, due to which atoms of one type can easily replace that of the other from its लैटिस साइड. ठीक है, उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसकी साइड से वो इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो वहां पे क्या बन सकते हैं, इजीली एलॉयज बन सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एलॉय फॉर्मेशन. अब इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टीज आज जो डिस्कस की, एक आपने पढ़ा वहां पे कलर आता है डी ट्रांजिशन की वजह से, उसमें अनके डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो फिर एक्साइट होते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G सेट टू हायर एनर्जी EG सेट. उसमें फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो एनर्जी अवेलेबल होती है विजिबल लाइट में, तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेंगे, जो वहां पे ट्रांसमिटेड लाइट फिर होगी, उसका जो कलर होगा दैट विल बी द कलर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कलर ऑफ दैट कंपाउंड. उसके बाद आपने पढ़ा कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मींस उनमें टेंडेंसी होती है कैटालिटिक बिहेवियर दिखाने की. उसका रीजन एक आपने देखा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट एंड मैनफेंडी ऑर्बिटल्स. उसके बाद सरफेस एरिया उनका ज्यादा होता है, और उसके बाद वहां पे क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके बाद आपने देखा यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन. अब जो एलॉय है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हैं ये क्या होते हैं, पहले आपको मैं बताना चाहूंगा. यहाँ पे जो सॉलिड होता है, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उनका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको पता है जो वहां पे डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट सॉलिड के एटम्स होते हैं. सॉलिड एटम्स के बीच में वहां पे स्पेसेस होती है, जिनको हम वॉइड्स भी कहते हैं, उनको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहते हैं, या इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहते हैं. ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये. अब जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, उसमें जो स्पेस होगी उसमें कुछ एटम्स ये ट्रैप करते हैं, जो स्मॉलर एटम्स होंगे लाइक नॉन मेटल्स के, कुछ सॉलिड एटम्स लाइक कार्बन है हमारे पास बोरॉन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, तो वो उन एटम्स को वहां पे ट्रैप करते हैं, और फिर जो वहां पे कंपाउंड्स बनते हैं, जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है इन सॉलिड्स की, उसमें जो ट्रैप होते हैं वहां पे वो एटम्स, फिर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ठीक है, सो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके ये भी टेंडेंसी होती है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं. इनके जो स्पेसेस होती हैं वहां पे एटम्स, जो वहां पे लैटिस साइट्स होती हैं, उनमें जो स्पेसेस होती हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, उस इंटरस्टिशियल साइट्स में वो ट्रैप करते हैं स्मॉलर एटम्स को, और वहां पे कंपाउंड्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स have the ability to trap smaller atoms like अब कौन कौन सा, यूजुअली कार्बन होता है, बोरॉन होता है,
नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, एटसेट्रा, ठीक है, टू फॉर्म या इन देयर इंटरस्टिशियल साइट्स, in their interstitial sites to form combinations, called interstitial compounds, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं। और कैसे बनते हैं? जो इनके इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उसमें ट्रैप करते हैं स्मॉलर एटम्स को, लाइक वी है बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, तो उनको वहां पे ट्रैप करते हैं। तो वो जो कंपाउंड्स वहां पे रिजल्ट होते हैं वहां पे, उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से बनाते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है ये मतलब ये डिफरेंट होती है फ्रॉम ये नॉर्मल कोवेलेंट नॉर्मल आयनिक बॉन्ड नहीं, जैसा ये होते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें जो बॉन्डिंग होती है, bonding is neither typically ionic nor covalent। इस कंप्लीट कोवेलेंट है, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरी बात जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में जो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप याद रखोगे जो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में बनाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं? डिफरेंट। सो हम कहेंगे यहाँ पे द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, are similar chemically to that of transition elements, but their physical properties are different। में जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं? सिमिलर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में लाइक इनकी जो हार्डनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन राइट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस या मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ये सारी आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जब ये ट्रैप करते हैं वहां पे इंटरस्टिशियल साइट्स में इन एटम्स को, तो ये स्ट्रेंथ इनकी क्या होती है? ज्यादा। उसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, हार्डनेस भी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज, लाइक आपको पता है बोराइड्स होते हैं, जो बोराइड्स हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। उसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें वो ट्रैप कौन करते हैं? वहां पे बोरॉन एटम्स को, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स जो होते हैं उनमें भी आप देखोगे वहां पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और एक और बात आप याद रखोगे, दे आर नॉन स्टैचोमेट्रिक। इनमें कोई ट्रू केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसीज, जरूरी नहीं है कि वही होगा, वो वहां पे क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी ये भी टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयोन्स बना सकते हैं। आपका आगे आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें आप देखोगे जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन मतलब जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो किनके होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे हैव ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी
has strong tendency to form complex ions, form complexes or complex ions, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। अब जिनकी ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या कहां से आ जाती है? असल में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सपोज मैं आपको एग्जांपल एक दिखाऊंगा। वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स, आयोन FeCN6 ये एक कॉम्प्लेक्स आयोन है। इसमें जो ये आपका यहाँ पे आयरन होता है, इसको हम कहते हैं, फिर आप पढ़ोगे वहां पे, इसको हम कहते हैं मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयोन, ठीक है। डिपेंड करता है इस पे कौन सी, अगर चार्ज होगी तो ये सेंट्रल मेटल आयोन कहलाता है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, अगर ये न्यूट्रल होगा, इसको हम फिर सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सो सेंट्रल एटम और आयोन इसको हम कहेंगे। जो यहाँ पे इसके साथ ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप, ये कभी कभी चार्ज होता है, लाइक यहाँ पे साइनाइड है, ये चार्ज होता है, आपको पता है साइनाइड की होती है 1- चार्ज। कभी कभी ये न्यूट्रल होता है, सपोज हमारे पास है CONH3 6, ठीक है, 3+। अब यहाँ पे जो ये आपका अमोनिया है, आपको पता है ये न्यूट्रल होता है। सो इसके साथ कभी कभी चार्ज होते हैं, कभी कभी न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं यहाँ पे इस मेटल के साथ, कभी कभी दोनों हो सकते हैं। मींस एक ही कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल भी होगा, फिर उसी के साथ वहाँ पे चार्ज भी होगा। सो जो ये ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, ये वाले ग्रुप्स जो इसके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इनको हम कहते हैं लिगेंड्स। दे आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड कहलाएगा। और जो ये है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयोन, ठीक है। अब अगर जीरो होगा तो उसको हम सेंट्रल मेटल एटम उस टाइम कहते हैं, ठीक है। अब जो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयोन्स। आप देखो कि यहाँ पे आयरन है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ पे कोबाल्ट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इनकी टेंडेंसी क्यों होती है? असल में यहाँ पे जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इन दो के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनके बीच में बनता है बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप होता है कोवेलेंट बॉन्ड का ही, इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। वो कंट्रीब्यूट एक ही एटम करता है उसको, बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, वो कंट्रीब्यूट कौन करता है? वो डोनर होता है यहाँ पे लिगेंड, जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। वो डोनेट किसको करते हैं? ये सेंट्रल एटम को, ठीक है। सो जो लिगेंड्स यहाँ पे होते हैं, लिगेंड्स जो यहाँ पे होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे डोनेट करते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल मेटल होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। अब इनकी टेंडेंसी कहां से आती है कॉम्प्लेक्स बनाने की? इसके लिए यहाँ आप याद रखोगे, इसके लिए यहाँ पे 3 रीजन है, मेन 3 रीजन, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी जो है, इसके हैं 3 रीजन, 3 मेन रीजन है। सबसे पहले, तो पहला रीजन है, इट इज हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाई न्यूक्लियर चार्ज, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनकी न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे आयरन है 26 पॉजिटिव है, कोबाल्ट है 27 पॉजिटिव है। सो जो हाई न्यूक्लियर चार्ज है, इसका मतलब है जितनी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी, उतना जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का, वो ज्यादा होगा। तभी जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका मतलब वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इजीली बन सकता है, कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। मींस जो न्यूक्लियर चार्ज इनकी ज्यादा होती है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर उसको अपनी तरफ इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी वहां पे क्या होती है? ज्यादा होती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है। सेकंड, आपको ये भी पता है इनका होता है स्मॉल साइज। अब आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, मगर इनका साइज उनसे क्या होता है? कम। जब इनका साइज कम होगा, तो वो भी आपको पता है, काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, जितना साइज कम होगा उतना जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, वो भी क्या होगी? ज्यादा। मींस कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा। तो एक यहाँ पे रीजन है हाई न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा यहाँ पे है स्मॉलर साइज, और जो थर्ड है दैट इज प्रेजेंस ऑफ vacant n-1 d orbitals। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट n-1 d orbitals। अब जो वैकेंट n-1 d orbitals होते हैं, आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो जाता है n-1 d ऑर्बिटल में, ठीक है। अब उसमें आपको पता है जब वो वैकेंट n-1 d orbitals होंगे, तो वहां पे उन वैकेंट n-1 d orbitals में वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। देखा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जो लिगेंड होगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा, इसको एक्सेप्ट करना है।
अब एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास होने चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल्स, और आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होते हैं वैकेंट n-1d ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है चाहे ये सीरीज होगी 3d सीरीज, वहाँ पे 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, फिर 4d होंगे, फिर ऐसे 5d होंगे। सो उन वैकेंट n-1d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ये अकोमोडेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से इनकी जो टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इन नटशेल आप याद रखोगे इनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। वो कैसे बनता है, उसमें जो लिगेंड्स होते हैं, जो चार्ज स्पीशीज होंगे नेगेटिवली चार्ज मोस्टली या न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं टुवर्ड्स दीस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो वहां पे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, लिगेंड्स वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। अब इसको वो बनाने की टेंडेंसी कहाँ से आती है इनमें, वो मैंने आपको कहा, एक वहां पे न्यूक्लियर चार्ज हाई होती है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। स्मॉलर साइज, वही रीजन, जितना साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। और थर्ड, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट n-1d ऑर्बिटल्स, मींस इनमें जो d ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं। सो विद द रिजल्ट ये हो गया आपको फिर इनकी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके साथ ही आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी क्या हो जाती है, खत्म। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।